everyone, I am Misha. Today I am here to present on the topic of the pre-modern world. तो सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि मतलब हमारी कैपिटल का, सर्विसेज का, आइडियाज़ का और हमारी मनी का, इन सभी का इंटरकनेक्शन होना कंट्री टू कंट्री, तो और हमारी कल्चर का भी इंटरकनेक्शन होना या फिर इंटरलिंक्ड होना। तो हम आगे बढ़ते थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। इन एशियन टाइम जो हमारे ट्रैवलर्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, हमारे प्रीस्ट और पिलग्रिम्स हुआ करते थे, वो लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल किया करते थे फॉर अपॉर्चुनिटी के लिए, नॉलेज के लिए एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। तो क्या होता था, वो लोग जब ट्रैवल किया करते थे अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करके ले जाया करते थे। लाइक वो लोग गुड्स ले जाया करते थे, स्किल्स, इन्वेंशंस हो गए, मनी हो गई, एंड वो लोग इवन जर्म्स और डिजीज़ भी ले जाया करते थे। तो हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इन प्रेजेंट टाइम अब क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जब मनी नहीं थी तो वो लोग कोडीज होते हैं यानी कि सी शेल्स, उसको एज अ करेंसी यूज़ किया करते थे। और जो सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हैं, जो सिल्क रूट क्या होता है, सिल्क रूट एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है जिससे लोग आसानी से ट्रेड करते हैं, और ये जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल तरीके से होता है। इसमें जो कनेक्ट होता है वो एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप कनेक्टेड होते हैं एक साथ। और सिल्क रूट एक काफ़ी बड़ा रोल है जो कि क्रिश्चियन ईरा यानी कि 15वीं सेंचुरी से पहले से था। इसमें काफ़ी सारे गुड्स का ट्रैवल हुआ था, जैसे कि चाइनीज़ पोट्री हो गई और इंडियन टेक्सटाइल हो गए, चाइनीज़ सिल्क हो गया, इन सभी का ट्रैवल होते थे। जैसे कि ईस्टर्न मार्केट से ये चीज़ें वेस्टर्न मार्केट में जाती थी, और जो वेस्टर्न मार्केट थी उसको इस चीज़ के एक्सचेंज में काफ़ी सारा गोल्ड एंड सिल्वर देती थी। और सिल्क रूट जो है काफ़ी अच्छा एग्जांपल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का एंड वाइब्रेंट ट्रेड का। अब हम पढ़ते हैं फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो की, मतलब किस तरीके से फूड ट्रैवल किया। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा आज हम लोग मतलब पास्ता खाते हैं वो अरब कंट्री से ओरिजिन हुआ, और फिर वो वहाँ पे गया इटली में, तो उसको एक नए नाम से पुकारा जाने लगा, सिसिली। और आज हम लोग जो नूडल्स खाते हैं वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ, और जब वो इटली गया तो उसको नए नाम से पुकारा जाने लगा, स्पेगेटी। अब जब लोग ट्रेड किया करते थे इसी सी रूट के जरिए, तो फिर उन लोगों के साथ खाना भी ट्रैवल किया करता था, और इसी चीज़ के जरिए इंटरलिंक्ड है, मतलब खाना अलग अलग कंट्रीज़ में गया है। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्सप्लोरर थे। इन्होंने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया, और जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी वहाँ पर जो क्रॉप्स थी वो उगाई जाती थी। लाइक पोटैटो हो गया, मेज़ हो गया, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन्स हो गई एंड टमाटो, मेज़, चिली, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। जब वो पोटैटो को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया यूरोप को और एशिया को, तो यूरोप के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उनको एक अच्छा क्रॉप मिल चुका था खाने के लिए। और यूरोप के लोग उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होगा कि वो अपनी फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटैटो उगाने लगे। तो क्या हुआ, मिड 1840s में क्या हुआ कि यूरोप में एक जगह है जिसको आयरलैंड के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पे क्या हुआ 1845-1849 के बीच में एक डिजीज़ आया जिसको उसने सारी फसल यानी कि पोटैटो की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। तो वहाँ के लोग जो थे उन लोगों को खाना नहीं मिल पाया, जिससे इस टाइम पीरियड के बीच में कम से कम 10 लाख लोग मर गए इसी फेमाइन की वजह से। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक आलू ने, एक पोटैटो ने इन सभी लोगों की जान ले ली। तो आगे देखते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। यूरोपियन ने जो यूरोप था उसे डिस्कवर किया था एशिया को एंड अमेरिका को इसी सी रूट के जरिए 16वीं सेंचुरी में। और 16वीं सेंचुरी में जो अमेरिका था वो काफ़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज थे, यानी कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज था। तो इसी बात का जो फ़ायदा उठाता है यूरोप सोचता है कि मैं अमेरिका को कॉन्कर कर लूँ। तो फिर वो क्या करता है, पोर्टुगीज़ और स्पेनिश लोग जाते हैं अमेरिका के अंदर उसको कॉन्कर करने के लिए। तो वो लोग ना ही तो मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं, ना ही आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सिर्फ डिजीज़ और जर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सालों से जो अमेरिका था वो किसी भी तरीके के मतलब इंटरलिंक नहीं था किसी भी इंटरनेशनल तरीके से किसी भी कंट्री से। तो फिर क्या होता है, जब वो वहाँ पर जाते हैं जर्म्स और डिजीज़ लेकर, तो वहाँ पे जो अमेरिका में लोग थे उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो उनको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी काफ़ी सारी बीमारियों का देखना पड़ता है, और उससे काफ़ी सारे लोग इफेक्ट हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाता है यूरोप, और यूरोप जो है आसानी से अमेरिका को कैप्चर कर लेता है। और
टिल 18th सेंचुरी में क्या होता है, इंडिया और चाइना काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री मानी जाती थी पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि और चाइना जो है फिर क्या होता है बाद में चाइना जो है सारे रिस्ट्रिक्ट तोड़ देता है पूरे वर्ल्ड से, और वो आइसोलेशन में चला जाता है, और इसी बात का फ़ायदा उठाता है अमेरिका। उसी टाइम पे अमेरिका को कैप्चर किया था यूरोप ने, जिसे हमने अभी पढ़ा। तो उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका का जो है ना राइजिंग इंपॉर्टेंस बढ़ने लगता है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो फिर वो बन जाता है वर्ल्ड का वो बन जाता है द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम चाइना टू यूरोप। द यूरोप बिकम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। एंड थैंक यू।